कि जब राज्य बना और राज्य में पहली चुनी हुई सरकार बनी तो उनके मुख्यमंत्री वो हुए जो राज्य आंदोलन के विरोधी थे, जिन्होंने कहा राज्य मेरी लाश पर बनेगा। यूकेडी से निकले हुए जो लोग हैं उनका ये कहना है कि यूकेडी कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा से इतर हो गई है। देखिए, राज्य आंदोलन में यूकेडी एक पड़ाव है। वामपंथ को क्यों देश या बाकी लोग पक्ष विपक्ष देशद्रोही मानते हैं, राष्ट्रद्रोही मानते हैं? तो देखिए, ये तो एक तरह का नैरेटिव खास तौर पर इस दौर में ज्यादा गढ़ा गया। यहाँ पर जमीनी मुद्दे उठाने वाले चुनकर क्यों नहीं आगे आते हैं? ये एक तरह से एक असमान युद्ध है, एक असमान लड़ाई है। को लगता है कि ये लड़ाई और लंबी चलने वाली है? जाहिर सी बात है कि लड़ाई लंबी है, जटिल है, कठिन है, लेकिन लड़ाई के जरिए ही लड़ करके ही, संघर्ष करके ही जीतने का रास्ता खुलता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप देख रहे हैं आईटीजी टॉक्स। आईटीजी टॉक्स पर हमेशा हम हर क्षेत्र की बात करते हैं, हर मुद्दों की बात करते हैं, और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम उत्तराखंड से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करने वाले हैं जिनके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन जिनकी नॉलेज आप तक शायद आधा अधूरी पहुंची होगी। एक ऐसे व्यक्ति जिनको हमेशा इस नाम से जाना जाता है कि ये इंसान तो हमेशा जमीनी मुद्दों को उठाता है, हमेशा क्षेत्र की बात करता है, पहाड़ की बात करता है, उत्तराखंड की बात करता है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम स्वागत करते हैं इंद्रेश मैखुरी जी का। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी कहा कि आप हमेशा पहाड़ की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं और जमीनी मुद्दों की बात करते हैं। मैं अक्सर आपके लेख भी पढ़ती हूँ, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट भी पढ़ती हूँ और कई जगहों पर आप जो है उत्तराखंड के मुद्दों को उठाते हैं। उत्तराखंड में कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं हाल फिलहाल की जिनमें बात खींच रही है, पहाड़ी और मैदानी। तो सबसे पहले तो आप इन चीजों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम लोग तो इस बात को ऐसे करके समझते हैं कि ये सही बात है कि उत्तराखंड राज्य की मांग जब हुई तो हमने एक पर्वतीय प्रदेश की बात कही, और पर्वतीय प्रदेश की बात कहते हुए हमारा फॉर्मूला वो जैसा महाराष्ट्र में एक ज़माने में शिवसेना करती थी, आजकल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कर रही है कि भाई बाहर वालों को रहने नहीं देना है, उनको रखेंगे नहीं, ये हम लोगों की बात नहीं थी। हमारी बात थी कि उत्तराखंड चूंकि एक विशिष्ट विषम उसकी परिस्थितियां हैं, तो उन परिस्थितियों के हिसाब से नीति नियोजन हो, विकास में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी हो। तो इसके लिए हमने अलग राज्य की बात कही, अलग पर्वतीय प्रदेश हमने मांगा। सिर्फ अलग राज्य नहीं बल्कि एक पर्वतीय प्रदेश मांगा। तो ये तो एक इसके पीछे का बैकग्राउंडर है। आज के दिन पर जब हम ये बात कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हम लोग तो इस बात को कहते भी रहे कि देखिए, आप अपने क्षेत्रीय हितों के पक्ष में खड़े हैं, क्षेत्रीय हितों का पक्षधर होना ये एक बात है, ये निश्चित ही होना चाहिए। और हम ये भी समझते हैं कि किसी भी इलाके में, किसी क्षेत्र में, किसी प्रदेश में उसके संसाधनों पर, उसके रोजगार पर, तमाम चीज़ों पर पहला अधिकार उस क्षेत्र के या उस प्रदेश के रहने वालों का है। तो ये क्षेत्रीय हितों की रक्षा करना, क्षेत्रीय हितों की रक्षा के पक्ष में खड़ा होना, ये एक बात है, और अंध क्षेत्रीयतावादी उन्माद ये एकदम दूसरी बात है। हालांकि इन दोनों के बीच में जो रेखा है वो बहुत ही बारीक, कहिए तो बहुत बारीक रेखा है, लेकिन ये है। तो आज के दिन पर जब चीजें जहां पहुंच रही हैं वो धीरे धीरे करके वो क्षेत्रीय हितों की रक्षा से आगे बढ़ करके अंध क्षेत्रीयतावादी उन्माद की तरफ बढ़ रही हैं, ये बहुत चिंताजनक बात है। और इसको जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि भाई ऋषिकेश में कुछ घटनाक्रम लगातार हो रहा है, उसमें एक नगर निगम का चुनाव भी आया, उसके अलावा भी और चीजें भी आई, और उसके बाद भी जो घटनाक्रम हो, हम ये समझते हैं कि क्या उस व्यक्ति को जो इसके केंद्र में बने रहे लगातार और जिनको अंततः मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा, उनके सारे गुनाह इस बात से माफ हो जाते कि वो किसी पर्वतीय मूल के व्यक्ति को टिकट दे देते अपनी पार्टी से? उनके गुनाह सिर्फ इतने पर तो माफ नहीं होने चाहिए। सड़क पर खुलेआम उन्होंने मारपीट की मंत्री होते हुए, ये तो अपराध है, इसकी सजा होनी चाहिए। विधानसभा का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने चहेतों की मनमाने तरीके से नियुक्तियां की। ये उन्होंने कहा कि विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर उनका विशेषाधिकार था। कोई विधानसभा के अध्यक्ष को ऐसा विशेषाधिकार नहीं। विधानसभा में एक नियमावली है, नियमावली के हिसाब से विधानसभा के अध्यक्ष को आचरण करना है,
तो ये उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने बैकडोर नियुक्तियां की। तो इस राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया, वो क्या सिर्फ इतने से माफ हो जाएगा कि वो किसी पर्वतीय मूल के व्यक्ति को वो टिकट दे देते तो, या सड़क पर मारपीट करना जैसे मैंने कहा, क्या वो इतने से माफ हो जाना चाहिए? तो वो इतने से माफ नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार सनसनीखेज चीजों को बनाने के क्रम में वास्तविक मुद्दों से हमारी नजर हट जाती है। तो वो संसाधनों की लूट जैसे जो भी मुद्दे हैं, या रोजगार के अवसरों की लूट जैसे जो सवाल हैं, या एक तरह से संवैधानिक पदों पर बैठ करके की जाने वाली अराजकता है, वो इतने भर से नहीं माफ होनी चाहिए, वो इतने भर से छूटनी भी नहीं चाहिए। तो इस मामले में बहुत स्पष्ट हमारी राय है। स्पष्ट राय की आपने बात की और आपकी जो विचारधारा है, अब अगर मैं विचारधारा के ऊपर बात करूं तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि वामपंथ होता क्या है? हाँ, देखिए ये दुनिया में सबसे जो कमज़ोर लोग हैं, सबसे जो उत्पीड़ित लोग हैं, सबसे जो हाशिए पर लोग हैं, उनके पक्ष में खड़ा विचार है। वो कमज़ोर किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। और एक ऐसा समाज बनाने का सपना एक तरह से कहिए तो है, बहुत दूरगामी सपना है आज की तारीख में तो, कि जिस समाज में किसी भी तरह की असमानता के लिए, किसी भी तरह की गैर बराबरी के लिए, किसी भी तरह के भेदभाव के लिए कोई जगह न रहे। विविधता के लिए जगह रहे, भिन्नता के लिए जगह रहे, लेकिन भेदभाव के लिए किसी तरह के भेदभाव की जगह न रहे। तो ऐसा समाज बनाने की कोशिश, ऐसा समाज बनाने का संघर्ष, ऐसा समाज बनाने की लड़ाई ये है। मैंने जब वामपंथ के बारे में पढ़ा और अपने बाकी लोगों से भी पूछा, हमारे जो कलीग्स बाहर बैठे हैं, मैंने जब उनसे भी बात की तो वो मेरे को स्पष्ट नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी विचारधारा है जो बहुत बड़ी है, जिसको शब्दों में बांध पाना या फिर समझा पाना मुश्किल है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये एक ऐसी चीज थी जो कलकत्ता, बंगाल या फिर मतलब हमारे ये जो राज्य हैं, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड, पंजाब, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर वाली ये विचारधारा है। तो ये उत्तराखंड की तरफ कैसे रुख कर गई? नहीं, देखिए उत्तराखंड में तो ऐसी बात नहीं कि उत्तराखंड के से इस विचार की कोई दूरी हो, हुँ, बल्कि आज़ादी के आंदोलन में और ख़ास तौर पर टिहरी रियासत के खिलाफ जो लड़ाई यहाँ चली, तो उस टिहरी रियासत के आंदोलन में जो लोग शामिल थे, ख़ास तौर पर बाद के दौर में नागेंद्र सकलानी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, जो टिहरी रियासत के ताबूत में एक तरह से जिनकी शहादत अंतिम कील हुई। हुँ, एक बार उनको टिहरी राज्य प्रजामंडल से सिर्फ ये कहते हुए निकाला गया कि नागेंद्र सकलानी कम्युनिस्ट पार्टी का जोरदार कार्यकर्ता है। हुँ, कम्युनिस्ट पार्टी के ही नेता यहाँ यहीं देहरादून के थे, ब्रजेंद्र कुमार गुप्ता। वो यहाँ एक तरह से कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी नेताओं में रहे। तो हुँ, उस ज़माने में राजशाही ने राजा ने जब नागेंद्र सकलानी के खिलाफ वारंट निकाला, तो उसमें लिखा कि नागेंद्र सकलानी उर्फ ब्रजेंद्र कुमार गुप्ता, यानी ये माना गया कि ये शायद एक ही व्यक्ति है जिसके दो नाम हैं। हुँ, तो ये कम्युनिस्ट विचारधारा का एक लंबा इतिहास एक तरह से रहा। और आप सोचिए कि चंद्र सिंह गढ़वाली जब पेशावर विद्रोह हुआ 23 अप्रैल 1930 को, तो उससे पहले वो आर्य समाजी हो चुके थे। हुँ, और एक प्रक्रिया में उसके बाद वो जेलों में रहे, काला पानी की सज़ा उनको हुई पेशावर विद्रोह के बाद, 23 अप्रैल 1930 के पेशावर विद्रोह के बाद। और जेलों में रहते हुए कम्युनिस्टों के संपर्क में आए, और लगातार उसके बाद वो कम्युनिस्ट पार्टी में सक्रिय रहे। उसके बाद उन्होंने यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव भी लड़ा, कम्युनिस्ट पार्टी के कम्यून में भी वो रहे, और आजीवन एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वो रहे। तो इस इलाके में कोई कम्युनिस्ट पार्टी बहुत अनजान चीज़ नहीं है। और उससे थोड़ा सा आज़ादी के बाद की भी बात करते हैं तो जिस चिपको आंदोलन को हम जानते हैं, गौरा देवी को भी हम जानते हैं, लेकिन गौरा देवी के पीछे जो शख्सियत काम कर रही थी, उनका नाम था कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। कॉमरेड गोविंद सिंह रावत उस इलाके में, जोशीमठ के इलाके में 10-15 सालों तक ब्लॉक प्रमुख रहे। और वो चूंकि जनजातीय समुदाय के व्यक्ति थे, इसलिए उस पूरे समुदाय के भीतर उनका काम था, आना जाना था, और एक तरह से लोगों को इस विश्वास पर खड़ा करना, इस विचार पर खड़ा करना कि जंगलों पर जनता का अधिकार है, लोगों का अधिकार है, ये हुँ, उन्होंने किया। और वो जब चिपको के बाद का दौर आया तो 90 के दशक में अपने जीवन के अंतिम सालों में उन्हीं कॉमरेड गोविंद सिंह रावत ने छीनो झपटो आंदोलन भी चलाया कि ये जंगलों पर, हमारे संसाधनों पर एक तरह से सरकार का, प्रशासन का कब्जा हो गया है, तो इसको वापस छीनना है, इसको वापस झपटना है। तो एक लंबी परंपरा, एक लंबी रवायत यहाँ कम्युनिस्टों की रही है, आंदोलनों का एक लंबा सिलसिला रहा है।
ये ज़रूर बात है कि आज के दौर में अचानक से लोगों को लगता है कि अच्छा ये कोई अनोखी अलग किस्म की बात हो रही है, तो ये अलग किस्म की बात नहीं है, बल्कि एक तरह से तो यहाँ की ज़मीन में वामपंथ के लिए हमेशा जगह रही है और हम कोई अलग से नहीं आए, बल्कि उसी परंपरा का जारी रूप हैं। सर, आंदोलन की बात आई है और उत्तराखंड के जब चिपको आंदोलन की बात हुई तो मैं राज्य आंदोलन की बात ज़रूर करना चाहूँगी। उसमें भी आपकी भूमिका रही है, तो उसके बारे में कुछ बताइए? देखिए 1994 में ख़ास तौर पर हुँ। राज्य आंदोलन तो एक तरह से उसका लंबा सिलसिला है और हाँ, इसमें एक बैकग्राउंडर और छूटा जो वामपंथ में जिसको यहाँ पूरा करते हैं कि अलग उत्तराखंड राज्य की मांग आज़ाद भारत में जिस व्यक्ति ने सबसे पहले की, उस व्यक्ति का नाम था कॉमरेड पीसी जोशी। कॉमरेड पीसी जोशी एक ज़माने में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे। हुँ, हुँ। और आज़ादी के आंदोलन में उनकी भूमिका रही। तमाम जेलों में उनको जाना पड़ा कई-कई बार। और आज़ाद भारत में सन 1952 में जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए आयोग बना, तो उस आयोग को फ़ज़ल अली की अध्यक्षता में वो आयोग बना, तो उस आयोग को सबसे पहले अलग उत्तराखंड राज्य का एक तरह से ज्ञापन कॉमरेड पीसी जोशी ने भेजा। तो ये भी एक इतिहास है। तो खैर राज्य आंदोलन के जिस फ़ेज़ में हम शामिल रहे, तो वो 1994 है। तो 1994 में एक तरह से 1994 बड़ा अद्भुत साल था, अनोखा साल था उत्तराखंड हुँ। में। आज के दिन पर किसी आंदोलन में जितना मोबिलाइज़ेशन, जितना जनता का उतरना हम देखते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा लोग उस समय सड़कों पर उतरे। कौन कहाँ से चले आ रहे हैं, कितने लोग चले आ रहे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं था, बेहिसाब एक तरह से था। और उस समय मैं उत्तरकाशी में क्लास 12th में पढ़ता था। हुँ। तो आंदोलन में लोग उतरे, उनके साथ-साथ हम भी उतरे और एक तरह से सड़क पर आने का सिलसिला, आंदोलनों में जाने का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। बल्कि उसमें एक कथा ये है कि पहले दिन जब जुलूस निकला तो चूँकि मेरा इस तरह के आंदोलन से या इस तरह की चीज़ों से बहुत वाक़फ़ियत भी नहीं थी और कुछ उसके साथ किसी तरह का ताल्लुक भी नहीं था। तो मैं पहले दिन वापस लौट आया, जुलूस में गया भी नहीं। और मैं घर वापस लौटा तो मैं अपने चाचा जी के साथ रहता था। उन्होंने मुझसे पूछा कि इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो मैंने कहा कि वो जुलूस निकल रहा था, उसमें मेरा क्या काम था? उन्होंने कहा नहीं, जुलूस में तो जाना चाहिए, ये सार्वजनिक काम। और देखिए मैं कितना आज्ञाकारी बालक हूँ कि तब से पिछले 30 बरस से मैं उस आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। रोज़ जुलूस में हूँ, रोज़ सड़क पे हूँ। तो ख़ैर बहरहाल वो 1994 इस मायने में ऐतिहासिक साल था कि लोग सड़क पर उतरे। हुँ। हालाँकि उस आंदोलन में तमाम तरह की अराजकता भी शामिल थी। हुँ। और एक तरह का उसका अपर कास्ट डोमिनेशन चूँकि यहाँ की सोसाइटी का है, तो एक एंटी रिज़र्वेशन प्लैंक उसमें था, ये भी एक बात है। लेकिन उस आंदोलन के में जो उसका फलक था, जितने बड़े पैमाने पर लोग उसमें उतरे, लेकिन उस उतने बड़े पैमाने पर एक तरह से उसमें विचारधाराहीनता भी एक तरह की थी, दिशाहीनता भी थी। क्योंकि ये बात तो थी, नारा तो था आज दो अभी दो उत्तराखंड राज दो। लेकिन वो उत्तराखंड राज्य कैसा होगा, वो किसका होगा, कौन उसे संचालित करेगा, इसके संदर्भ में मामला पूरी तरह से स्पष्ट भी नहीं था और एक तरह से गायब भी था। फुल प्लानिंग। पूरा एक तरह से हुँ। तो आंदोलन के नेतृत्व के पास भी बहुत आइडिया नहीं था। इसलिए ये विडंबना है कि राज्य बनने के बाद बीते 25 सालों में राज्य उनके हाथ में है जिनके खिलाफ एक तरह से वो राज्य आंदोलन था, जिनके खिलाफ वो पूरे राज्य की लड़ाई थी। तो वो उसके बीज उसमें मौजूद थे। क्योंकि वहाँ ये आग्रह था बहुत ज़ोरदार तरीके से कि भाई किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हुँ। तो ये आग्रह बहुत ही गहरे तक मौजूद था, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मौजूद था और जब ये आग्रह है, तो राज्य तो एक राजनीतिक बात है, एक राजनीतिक माँग है। तो सड़क पर उतरने वालों ने राजनीति नहीं की, सड़क पर उतरने वालों ने राजनीति से किनारा कर दिया, उन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया। तो जो लोग राजनीति करते थे, उन्होंने राजनीति की और उन्होंने अपने ब्रांड की राजनीति की। और ये महज़ इत्तेफ़ाक नहीं है कि जब राज्य बना और राज्य में पहली चुनी हुई सरकार बनी, तो उनके मुख्यमंत्री वो हुए, जो राज्य आंदोलन के विरोधी थे, जिन्होंने कहा राज्य मेरी लाश पर बनेगा। उनकी बाकी योग्यताएँ अपनी जगह है, लेकिन ये तथ्य है। तो ये इत्तेफ़ाक नहीं है, ये हुँ। महज़ संयोग की बात नहीं है। ये वो जो गैर राजनीति का नारा उस आंदोलन में चल रहा था, उस गैर राजनीति के नारे ने तमाम जो राज्य आंदोलन की पक्षधर ताकतें थी, उन सारी ताकतों को हाशिए पर धकेल दिया और राज्य उनके हाथ में है, जिनका उस राज्य की लड़ाई से कोई लेना-देना नहीं, जिनका उस राज्य के आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं, बल्कि जो एक तरह से उस राज्य आंदोलन के खिलाफ खड़े थे। हुँ।
राज्य आंदोलन की जब बात आती है तो जब भी राज्य आंदोलन की बात आती है तो एक पार्टी का नाम ज़रूर आता है, वो है यूकेडी। और यूकेडी के ही कुछ लोगों का या फिर यूकेडी से निकले हुए जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि यूकेडी कहीं न कहीं अपनी विचारधारा से इतर हो गई है। तो इस विषय में क्या कहना है आपका? देखिए, राज्य आंदोलन में यूकेडी एक पड़ाव है। हुँ, असल में जिस तरह से आजकल प्रस्तुत किया जा रहा है वो तो थोड़ा-सा वो भी थोड़ा एक अति है कि सिर्फ़ यूकेडी ही थी। सिर्फ़ हुँ, यूकेडी नहीं थी, बल्कि 94 के आंदोलन को कहिए तो यूकेडी भी नहीं चला रही थी। उसके लिए तो एक संयुक्त छात्र संघर्ष समिति और फिर संयुक्त राज्य संघर्ष समिति एक बनी, तो वो उसको चला रही थी। ये ज़रूर बात है कि 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन राज्य के लिए हुआ, राज्य निर्माण के लिए हुआ। और बहुत वैचारिक स्पष्टता का अभाव तो दिखाई देता है। बहुत सारे मुद्दों पर वैचारिक स्पष्टता का अभाव दिखाई देता है। आज के दिन पर तो ऐसा लगता है बहुत सारे मुद्दों पर कि जैसे भाजपा से कॉम्पिटिशन हो एक तरह का। हुँ, और वो तो अफ़सोस की बात है कि वो सिर्फ़ यूकेडी में नहीं बल्कि अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी कई बार लगता है कि वो भाजपा से ज़्यादा भाजपा होना चाहते हैं। तो वैचारिक स्पष्टता जब तक नहीं होती है, जब तक विचारधारात्मक रूप से स्पष्ट नहीं होते हैं तो तब तक एक कन्फ्यूजन बना रहता है। तब तक कई सारी दिशाएं आपकी होती हैं। तब तक लगता है कि किसी मामले में इस पार्टी का अनुसरण कर लिया जाए या जैसा ये पार्टी विचार व्यक्त कर रही है उसको मान लिया जाए और दूसरे मामले में उस पार्टी को मान लिया जाए। तो एक तरह से ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो विचारधाराहीनता है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तो कम से कम कहीं नहीं ले जाती। और आज के दिन पर तो ये दिख रहा है कि जो नए लोग भी एक तरह से आंदोलनकारी हुए हैं, हुँ। उनमें भी मैं देख पाता हूँ कि एक स्तर पर ये मौजूद है। वो उस पार्टी के भीतर हैं कि बाहर हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन ये है। मैं उन युवाओं पे भी ज़रूर आऊँगी, पर उससे पहले मैं विचारधारा पे आती हूँ और वापस से मैं जो है वामपंथ पे आती हूँ। एक सवाल मेरा ये भी है कि जब मैं आपके विषय में पढ़ रही थी, थोड़ा बहुत जो मैं रिसर्च कर रही थी, तो उसमें मेरे को वामपंथ के बारे में जब पता चला, तो कहीं न कहीं एक सवाल ये भी निकल के आया कि वामपंथ को क्यों देश या बाकी लोग, पक्ष-विपक्ष देशद्रोही मानते हैं, राष्ट्रद्रोही मानते हैं? ऐसा क्यों है? देखिए, ये तो एक तरह का नैरेटिव खास तौर पर इस दौर में ज़्यादा गढ़ा गया। अतीत में भी बहुत सारे समयों में ये नैरेटिव गढ़ा जाता रहा, क्योंकि जो मुख्य धारा की पॉलिटिक्स है हुँ, सो कॉल्ड, उस मुख्य धारा के पॉलिटिक्स के नैरेटिव को वामपंथ हमेशा चैलेंज करता रहा। और अपनी बहुत कम ताकत होने के बाद भी, बहुतेरी बार तो आज के दौर में भी बहुत कम ताकत, लेकिन उस कम ताकत के बावजूद भी पूरी शिद्दत के साथ आइडिया के लेवल पर उसको चुनौती देना और एक ऑल्टरनेटिव आइडिया पेश करना, एक ऑल्टरनेटिव आइडिया प्रस्तुत करना, वो वामपंथ ने हमेशा से किया। और इस दौर में तो खैर जो हर किसी को जो सत्ता के दायरे के बाहर हैं सबके सब तो देशद्रोही हैं, उनको सबको घोषित कर दे रहे हैं। तो हम लोगों ने तो, मैंने एक और जगह भी कहा, मैं तमाम जगह ये कहता रहा कि भाई जो खास तौर पर जेएनयू वाला प्रकरण हुआ उसके बाद जो कहा गया, तो वो जो धारा थी जो अब तो नए सिरे से उसको व्याख्यायित किया गया, लेकिन इंडियन पेनल कोड में भी जो वो धारा थी, तो उसका जो हिंदी अनुवाद है, सेडिशन का जो हिंदी अनुवाद है, सेडिशन का हिंदी अनुवाद देशद्रोह नहीं है, सेडिशन का हिंदी अनुवाद है राजद्रोह। हुँ, तो देश और राज में थोड़ा अंतर है, क्योंकि वो ब्रिटिश काल में बनी थी, इसीलिए वो राजद्रोह थी। हुँ, तो एक ऐसा राज जो लुटेरा है, एक ऐसा राज जो जनता के संसाधनों की लूट करता है, एक ऐसा राज जो आम लोगों को, मेहनत करने वालों लोगों को नारकीय जीवन स्थितियों में धकेलता है। अगर ऐसे राज से द्रोह करना कोई बात है, तो ऐसे राज से तो द्रोह है, रहेगा, किया जाता रहेगा, उसकी जो कीमत हो चुकाई जाती रहेगी, कोई बात नहीं। ऐसे राज से द्रोह करने में हमको कोई परेशानी नहीं। लेकिन हुँ। इस देश के भीतर या उत्तराखंड के भीतर भी जो सबसे कमज़ोर तबके हैं, जो हाशिए पर खड़े तबके हैं, जो गरीब हैं, दलित हैं, मज़दूर हैं, किसान हैं, तमाम ऐसे हिस्से हैं, उनके साथ हमारा कोई द्रोह नहीं है, बल्कि उनके पक्ष में हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और उनके पक्ष में खड़े होने की जो कीमत चुकानी हो, वो कीमत भी चुकाने को हम तैयार हैं। एक तरफ जो है कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि हम लोग जो हैं उन तबके के लोगों के साथ में हैं। लेकिन कई जगहों पे जब उनके हाथों में सत्ता सौंपी गई या फिर उनको वो पावर मिली कि वो कुछ बदलाव कर सकते हैं, तो वो क्यों चूक गए? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि बदलाव करने का मौका मिला तो बदलाव हुआ नहीं। हुँ, बल्कि दुनिया में भी जहाँ-जहाँ ऐसा अवसर आया, तो वहाँ-वहाँ लोगों की जीवन स्थितियाँ बदली।
वहाँ लोगों के जीवन में बहुत क्रांतिकारी किस्म का बदलाव भी हुआ। और हिंदुस्तान में भी कहिए तो जहाँ कम्युनिस्टों की सरकार हुई, तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो शुरुआती तौर पर ज़बरदस्त तरीके से भूमि सुधार हुआ। वो केरल में हो, वो बंगाल में हो, वो दूसरी जगहों पर हो, एक तरह से भूमिहीनों को नए सिरे से ज़मीन बांटने से लेकर के और शिक्षा रोजगार के तमाम मसलों में आज भी आप पाते हैं कि भाई केरल तो शिक्षा के मसले में नंबर 1 है। और एक समय तो ये भी वाकया हुआ अभी 2-4 साल पहले ही, जब ये वाला उन्माद की राजनीति का दौर ऊपर चढ़ा, तो उन्होंने अपने कुछ कार्यकर्ताओं को केरला भेजा। तो केरल को भी वो चूँकि डेमोनाइज़ करते रहते हैं, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को केरल भेजा और वहाँ जाकर के लोग लौट करके आए, बोले नहीं है तो अच्छा ही, बुरा तो नहीं है। तो लेकिन वो चूँकि प्रोपेगेंडा की मशीनरी नहीं है, तो इसके चलते कई बार ये होता है। हालाँकि ये भी बात है कि ऐसा नहीं कि कमियाँ नहीं हुई, ऐसा नहीं कि गलतियाँ नहीं हुई, गलतियाँ हुई, है ना? और गलतियों की कीमत कम्युनिस्टों से ज़्यादा किसने चुकाई? गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है, राजनीतिक गलतियों की कीमत भी चुकानी पड़ती है, तो वो चुकाई गई। हम्म। हम अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के मुद्दों की जब बात होती है सर, आप खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं, काफी लंबा संघर्ष आपने किया है। एक बात मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जमीनी मुद्दे उठाने वाले चुनकर क्यों नहीं आगे आते हैं? क्यों ऐसे रह जाते हैं फिर? देखिए, चुनाव थोड़ा अलग तरह का खेल है और इस दौर में तो चुनाव सही मायनों में एक तरह से खेल में तब्दील कर दिया गया। वो एक मैनेजमेंट का खेल भी है, वो धन बल का खेल भी है, वो बहुत तरह की चीज़ों का खेल भी है। और बहुत बार इसलिए ये नहीं कह सकते कि लोगों की राय उस चुनाव के ज़रिए अभिव्यक्त हो रही है। उनके प्रतिनिधि लोग चुने जा रहे हैं। लेकिन जिनको वो जो प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, अगर आप जनता में जाएँगे, तो सबसे ज़्यादा मोह-भंग की स्थिति उनको लेकर के ही होगी। अब ये विचित्र तरह का विरोधाभास है कि जिनको लेकर के मोह-भंग है, वो लगातार चुने जा रहे हैं। जिनके बात से सहमति है, वो नहीं चुने जा रहे हैं। तो ये पैराडॉक्स तो हमारे पूरे सिस्टम में पैदा हुआ है और इसलिए बहुतेरी बार चुनाव को जिस तरह के खेल में उन्होंने तब्दील कर दिया, उसके चलते उसका परिणाम ये होता है, उसके नतीजे में ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये सही बात है कि जो लोग ज़मीन पर लड़ रहे हैं, उन ज़मीन पर लड़ने वाले लोगों को भी अपनी पहुँच को, अपनी रीच को बढ़ाने की ज़रूरत है। वो शिद्दत से वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। क्योंकि एक हिस्सा, एक पॉलिटिक्स इस समय इस देश में ऐसी हो गई कि जो चौबीसों घंटा, सातों दिन, 365 दिन सिर्फ़ एक ही काम करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। उसके अलावा कोई काम नहीं करते। उस चुनाव प्रचार करने के लिए कितने-कितने तरह के आइडिया निकालने हैं, वो सब आइडिया वो निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ बाकी लोग हैं, जो मुद्दों पर संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। जब चुनाव आता है, तो चुनाव भी लड़ते हैं। तो ये एक तरह से एक असमान युद्ध है, एक असमान लड़ाई है। तो इस युद्ध में भी अगर विजय पानी है या जनता के मुद्दों को भी संसद और विधानसभा के भीतर पहुँचना है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर उसके लिए तौर तरीके, उसके लिए रास्ते निकालने पड़ेंगे। संसद की बात आती है, सदन की बात आती है। कुछ विपक्षी लोग हैं जिन्होंने कि जैसे अभी जब युवाओं की बात आई थी कि कुछ युवा, अगर मैं उन युवाओं की बात करूं, बॉबी पंवार की बात करूं या बाकी और भी युवा हैं जो धरातल पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, भू कानून की मांग को प्रबल तरीके से उठाने वाले मोहित डिमरी, लूसन टोडोरिया या बाकी लोग भी हैं जो अब ये अनाउंस कर चुके हैं कि वो इलेक्शन लड़ेंगे या चुनावी मैदान में आएंगे। और बॉबी पंवार तो खुद चुनाव में उतर चुके हैं। साथ ही अगर त्रिभुवन चौहान की बात करूँ तो केदारनाथ विधानसभा से उन्होंने भी चुनाव लड़ा। बद्रीनाथ विधानसभा से भी पत्रकार हैं नवल खाली, उन्होंने भी चुनाव लड़ा। एक विपक्षी प्रवक्ता हैं, उनका कहना ये है कि जितने भी ये धरातल पर संघर्ष करने वाले लोग हैं, ये चुनाव में या राजनीति में आने की जल्दबाजी कर दे रहे हैं। इस वजह से वो सिर्फ वोट कटवा बन के रह गए हैं। देखिए, ये तो लोगों का अपना-अपना चुनाव है, अपना-अपना चयन है कि वो क्या समय तय करते हैं। ये भी हो सकता है कि लगता हो कि इस समय ही एक तरह से पॉपुलैरिटी के चरम पर हैं, ये हुँ। पॉपुलैरिटी कल को रहे ना रहे। तो इसलिए लगा हो कि भाई हस्तक्षेप कर लेना चाहिए, उसमें उतर जाना चाहिए। अब उस उतरने के लिए जो मैं पहले कह रहा था जिस बात को, कि आपके पास कोई अल्टरनेटिव, कोई वैकल्पिक राजनीतिक विचार, राजनीतिक दिशा है कि नहीं है, ये उसमें महत्वपूर्ण बात है। और यही अंततः भविष्य तय करेगा कि जो लोग विकल्प दिखाई दिए, उस विकल्प का हासिल क्या होता है,
या कहिए तो कठोर शब्द का इस्तेमाल करें तो कहिए तो उस विकल्प का हश्र क्या होता है, तो ये तो आने वाला समय बताएगा। ये ज़रूर बात है कि हम चूँकि एक ऐसे समाज में रहते हैं जो मुख्य धारा की राजनीति से नाउम्मीदी झेल रहा है, इसलिए वो बड़ी जल्दी किसी के साथ भी उम्मीद लगाता है, बड़ी जल्दी उनमें अपने नायक देखने की कोशिश करता है और बहुतेरी बार इसलिए उतनी ही जल्दी हताश निराश भी होता है। तो एक तरह से जो रहनुमा दिखाई दें तुरंत उन पर मोहित होने से बचना चाहिए। वो दुष्यंत कुमार का शेर है कि रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, इस बहकती दुनिया को संभालो यारो। तो रहनुमाओं की अदाओं पर जल्दी फिदा नहीं होना चाहिए, उनका परीक्षण करना, उनको अपने पैमाने पर खरा उतरने का वक्त देना, ये तो समाज का काम है। समाज करे इस काम को, वो परीक्षण करे कि ये जो आज के दिन पर दिखाई दे रहे हैं अचानक जनहितैषी चेहरे, इन जनहितैषी चेहरों का क्या कोई बैकग्राउंड भी है? उस बैकग्राउंड में ये क्या करते रहे हैं? उस बैकग्राउंड के इनके कारनामे क्या इनके आज के एक्शन से मैच करते हैं कि नहीं करते हैं? और अगर वो नहीं मैच करते हैं तो संदेह की गुंजाइश बनती है। तो ये तमाम पहलू हैं जिनको देखा जाना चाहिए, जिनको सोचा जाना चाहिए, जिन पर विचार किया जाना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। बाकी तो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो अपने रास्ते का चयन करे, अपने लिए रास्ता रास्ता चुने कि उसको किस दिशा में जाना है। ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि किसी व्यक्ति विशेष की सोच को या फिर वो क्या करना चाहते हैं उन एक्शंस पे हम तो क्या ही कह सकते हैं। सर, उत्तराखंड की बात आती है और उत्तराखंड में विकास की बात आती है। अभी सरकार अपने 3 साल पूरे कर चुकी है। 3 साल बेमिसाल का एक नारा उन्होंने दिया है। इस 3 साल का जो अभी सदन चला था उसमें कुछ कानून पास हुए हैं जिसमें यूसीसी भी रहा है। और आपने अभी एक चर्चा परिचर्चा की थी यूसीसी के ऊपर। तो पहले मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगी कि यूसीसी को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको कहा गया समान नागरिक संहिता, तो एक तो हम लोगों ने तो बहुत साफ तौर पर कहा कि ये जो यहाँ पास हुआ है ये संविधान विरोधी है, अल्पसंख्यक द्वेषी है, महिला विरोधी है और नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाला, उसका अतिक्रमण करने वाला कानून है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ या ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संविधान में जहाँ यूसीसी का उल्लेख है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, आर्टिकल 44। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसी चीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐसी चीज हैं कि जो बाध्यकारी नहीं है, जो सिर्फ एक तरह से राज्य किस तरह से अपनी नीतियों को बनाएगा। राज्य का मतलब प्रदेश नहीं, प्रांत नहीं, राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट। तो वो कैसे अपनी नीतियों को बनाएगा, तो जैसे उसमें ये भी कहा कि भाई आय में असमानता नहीं होनी चाहिए, सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के बीच में इनकम गैप कम से कम हो। अभी तो इनकम गैप बहुत तेज गति से बढ़ा है। सबको समान कार्य के लिए समान वेतन मिल सके, ये सरकार को कोशिश करनी चाहिए। 44 से पहले है ये सब, है ना, कि सब समान कार्य के लिए समान वेतन हो, सही उचित पोषण सबको मिल सके। तो इस तरह के तमाम बातें हैं। उसी में आर्टिकल 44 है जो कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि राज्य यानी राष्ट्र राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत की सीमाओं के भीतर एक समान नागरिक संहिता हासिल करने का प्रयास करेगा। तो ये पूरे देश के लिए किया जाना था। पूरे देश के लिए अगर समान नागरिक संहिता नहीं बन रही है, एक राज्य की नागरिक संहिता समान नागरिक संहिता कैसे होगी? पहले तो नागरिकता पर प्रश्न है। इससे पहले तो हम नागरिक राज्य के नहीं हैं, नागरिक प्रदेश के नहीं हैं, नागरिक हम देश के हैं, उत्तराखंड के हम निवासी हैं, भारत के हम नागरिक हैं। हमारे यहाँ तो नागरिकता भारत में ऐसे ही है। तो एक तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि अब मान लीजिए वो कह रहे हैं साहब उत्तराखंड ने यूसीसी बना दिया है, अब गुजरात भी बनाएगा, गुजरात में कमेटी बन रही है, आसाम भी बनाएगा, उत्तर प्रदेश भी बनाएगा। तो इस देश में कितनी समान नागरिक संहिताएं होंगी और फिर वो समान कैसे होंगी जब हर राज्य अपनी समान नागरिक संहिता बना रहा होगा। और उसके अलावा एक गोवा की समान नागरिक संहिता है जो पहले से मौजूद है। वो 1667 में जब यहाँ पुर्तगालियों का राज था तब उन्होंने पुर्तगाल में बनाई और 1669 में उन्होंने यहाँ भी लागू कर दी, गोवा में भी। तो उस गोवा की समान नागरिक संहिता, गोवा की एक तरह की समान नागरिक संहिता है, उसके बारे में भी आलोचना है। उसका एक क्रिश्चियन बायस है, जिस तरह से यहाँ की समान नागरिक संहिता का एक हिंदू बायस है। तो वो दो नागरिक संहिताएं जो आज के दिन पर भी एग्जिस्ट करती हैं इस देश में, वो दोनों भी समान नहीं है, है ना। तो ये इसका एक पहलू है।
इसका दूसरा पहलू ये भी है कि संविधान सभा में भी इसको लेकर के चर्चा हुई और 23 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने उसका जवाब दिया। उसी दिन चर्चा हुई। तो अल्पसंख्यक जो सदस्य थे संविधान सभा के, उन्होंने जो जो आशंकाएं प्रकट की, आज के दिन पर वो सारी आशंकाएं सच होती दिखाई दे रही हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो जवाब दिया वो बड़ा रोचक है। उन्होंने कहा कि भाई, अगर ये कह दिया गया कि ये नागरिकों पर लागू होगी या नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास किया जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ नागरिक है इसलिए उस पर थोप दी जाएगी। तो आज के दिन पर तो यही हुआ कि सब पर थोप दी गई। उन्होंने कहा कि ये संभव है कि जब भविष्य की संसद, राज्य की विधानसभा नहीं, भविष्य की संसद जब ये कानून बनाए तो वो इसको शुरुआती तौर पर वॉलंटरी रखे, ये शुरुआती तौर पर वैकल्पिक हो। और इसके लिए उन्होंने इंडियन शरीयत एक्ट 1937 का उदाहरण दिया कि शुरू में जब वो लागू हुआ तो वो वैकल्पिक था। तो बहरहाल, तो एक तो ये इसका संवैधानिक पहलू है, और जो लागू होने का पहलू है वो तो जिस तरह की जटिलताएं, जिस तरह की दिक्कतें लोग जमीन पर झेल रहे हैं और जिस तरह की सूचनाएं भी मांगी गई हैं। यहाँ तो चर्चा सिर्फ लिव इन रिलेशन का हो रहा है, लेकिन विवाह में सोचिए आप, जिस तरह की सूचनाएं मांगी गई कि विवाह से पूर्व का स्टेटस क्या था। किसी सरकार को क्यों जानना है कि किसी के व्यक्ति के विवाह के पूर्व का स्टेटस क्या था। फिर वो 16 पन्ने का फॉर्म भरने की जो जटिलता है, उसमें 2 तरह की फीस है। एक 250 रुपया है जो रूटीन की फीस है, और एक तत्काल की फीस है 2500 रुपया। ये पहली बार हमने सुना रेलवे के रिजर्वेशन के अलावा कि यूसीसी में भी एक तत्काल है ना। तो उसमें जितने तरह की सूचनाएं, जितने तरह की चीजें पूछी गई हैं, वो एक तरह से सरकार के जानने की चीज नहीं है, वो नागरिकों का सर्विलांस करने के प्रोसेस है। जो लोग हैं उन पर एक तरह से सरकार का एक निगरानी तंत्र बनाने की कोशिश है। वो तो लिव इन रिलेशनशिप में भी वही है, वो शादी में भी उतना ही है। और उसमें जिस लेवल पर एक तरह से मांगा गया कि यदि आप घर बदलते हैं, यदि आप ईमेल एड्रेस बदलते हैं, यदि आप फ़ोन नंबर बदलते हैं, उस शादी में संतानोत्पत्ति होती है, सब कुछ फिर जाकर के रिपोर्ट करना है। तो एक तरह से लोगों को लाइन में खड़ा करने की कोशिश, और लिव इन रिलेशनशिप को तो एक तरह से क्रिमिनलाइज कर दिया गया, उसको पूरी तरह से आपराधिक बना दिया गया। और अफसोस की बात है कि इस राज्य में विपक्षी पार्टियों से लेकर के तमाम लोग उस लिव इन रिलेशनशिप की चर्चा जैसे करके कर रहे हैं। तो मैंने जो मैं पहले कह रहा था, जिस तरफ इशारा कर रहा था कि ऐसा लगता है कि भाजपा से ज्यादा भाजपा होने की होड़ है। भाई, लिव इन रिलेशनशिप आज के दिन पर एक आधुनिक परिघटना है। लोग तय कर रहे हैं कि उनको विवाह के औपचारिक बंधन में नहीं जाना है और वो एक साथ रहने का फैसला करते हैं। 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स अगर ये तय करते हैं कि उनको जीवन में साथ साथ रहना है, उसमें सरकार कहाँ से आ गई? उसमें सरकार क्यों घुसेगी? तो सरकार ने इसका जवाब क्या दिया? तो जिस दिन 27 जनवरी 2025 को ये लागू हुआ, उस दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो इसलिए बनाया कि कोई श्रद्धा किसी आफताब की शिकार न हो जाए। तो ये अपने आप में सांप्रदायिक पूर्वाग्रह है, क्योंकि श्रद्धा वॉकर और आफताब पूनावाला का केस 2022 का है, निंदनीय है, जघन्य है, उसकी जितनी आलोचना की जाए उतना कम है। लेकिन इसी देहरादून में 2010 में हमने देखा कि राजेश गुलाटी ने अनुपमा गुलाटी की हत्या की, उसकी बॉडी को काट करके डीप फ्रीजर में रखा और उसके अंग जा करके कहीं कहीं जंगलों में फेंक करके आता रहा। तो वो तो लिव इन में नहीं रह रहे थे, उनका तो औपचारिक रूप से विवाह हुआ था, उनके तो बच्चे भी थे। तो ये क्या किसी धर्म में और किसी साथ रहने की रीति में निहित है कि कौन ऐसी वहशियाना हरकत करेगा? लेकिन आपका चूंकि एक सांप्रदायिक बायस है, इसलिए आप तमाम चीज़ों को इसी नज़रिए से, इसी दृष्टि से देखना चाहते हैं, और इसीलिए आपने ये कर दिया कि उसको एक तरह से क्रिमिनलाइज कर दिया। उसमें सज़ा है, लगातार सज़ा तो यहाँ भी है। शादी में भी अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो 10,000 रुपये का जुर्माना हो जाएगा। अभी कर्मचारियों पर यह बंदिश है, डीएम्स ने आदेश निकाले हैं और वो कह रहे हैं कि मार्च के महीने की तनख्वाह तब निकलेगी जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। और उसमें 4 तरह के आदेश मैंने देखे। चीफ सेक्रेटरी ने 22 फरवरी को आदेश निकाला, राधा रतूड़ी जी उस समय थी, उन्होंने आदेश निकाला कि 26 मार्च 2010 के बाद जिन कार्मिकों का विवाह हुआ है उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। डीएम नैनीताल ने आदेश निकाला, उन्होंने कहा 26 मार्च 2010 के बाद जिन कार्मिकों का विवाह हुआ है। पौड़ी के डीएम का आदेश है 26 मार्च 2010 के बाद जिन कार्मिकों का विवाह हुआ है उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। चमोली के डीएम का आदेश है कि समस्त विवाहित कार्मिकों को विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो अब यूनिफॉर्म तो अफसर ही नहीं है अपने आदेश में।
और ये कानून के दायरे के बाहर जा करके, कानून में जब ये प्रावधान है उस यूसीसी में, कैसे उत्पीड़न होगा आप इससे समझिए कि यूसीसी में जब ये प्रावधान है कि भाई 27 जनवरी 2025 से पहले के विवाहों का 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहाँ से ये आदेश निकाल रहे हैं कि अगर 1 महीने में नहीं करोगे तो इस महीने की तनख्वाह नहीं निकलेगी। तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल एक तरह से पनिशमेंट लोगों को मिल रही है। आप कह रहे हैं सिविल कोड है, ये तो क्रिमिनल कोड है जिसमें सजा हो रही है, जिसमें 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। लिव इन रिलेशनशिप में तो कई 3 तरह की सजाएं, 2-3 तरह की सजाएं, जिसमें 3 महीने से लेकर के और 6 महीने तक की सजा है। और साथ साथ सारे मामलों में ये है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको सरकार की सुविधाओं का, सरकार की सब्सिडीज का, सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो सिर्फ इसलिए कि आपने शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। आप लिव इन को छोड़ दीजिए, क्योंकि आंकड़ा देखिए अगर, तो लिव इन रिलेशनशिप अभी तक रजिस्टर हुए 21, विवाह रजिस्टर हो गए 66,000, है ना। तो लिव इन तो बहुत ही मामूली संख्या होगी जो रजिस्टर कराएगी। लेकिन आपने जिनके पक्ष में ये कानून दिखाई दे रहा है, या जो इसका पूर्वाग्रह है, धार्मिक पूर्वाग्रह भी, उनके साथ भी ये हुआ कि आपने बेहद धार्मिक रीति रिवाज से विवाह किया, लेकिन चूंकि आपने रजिस्टर नहीं कराया, इसलिए आपके धार्मिक रीति रिवाज की कोई मान्यता नहीं है, आपका विवाह अपराध की श्रेणी में है तब तक। तो ये कैसा समान नागरिक संहिता है जो नागरिकों को पेनलाइज कर रही है? कैसा सिविल लॉ है? सिविल कोड नहीं है, प्यूनिटिव कोड है, क्रिमिनल कोड बना दिया गया। जब सारी चीजें सामने है, सारा सब कुछ सामने है, तो इसका विरोध उस लेवल पे क्यों नहीं हो रहा है? अभी लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं ठीक से कि इसका प्रभाव उन पर क्या पड़ेगा। बहुतेरी बार कानून उन्हीं पर सबसे ज्यादा मार करता है जो उससे सबसे ज्यादा अनजान, सबसे ज्यादा अनभिज्ञ होते हैं। और ये भी ऐसा ही होने जा रहा है कि ऐसे लोग जो इससे गाफिल हैं, क्योंकि बहुत तरह के मिसकंसेप्शंस प्रचारित हो गए ना। जैसे ये प्रचारित हो गया कि भाई 26 मार्च 2010 से पहले वाले विवाहों का रजिस्ट्रेशन नहीं होना है, तो लोग निश्चिंत हैं कि हमको तो नहीं करना है। करना सबको है, 26 मार्च 2010 से पहले वालों को भी करना है, उसमें लिखा है कानून में ऐसा। आपको या तो विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर आपको एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करना है। तो एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करना भी वैसी ही प्रक्रिया है जैसे कि रजिस्ट्रेशन कराने की, है ना। उत्तराखंड में लगातार इस तरह के कानून ऐसे पारित हो रहे हैं, ना इसका उस लेवल का विरोध हो रहा है जिस लेवल से अगर होना चाहिए। अगर ये जैसे अगर हम विपक्ष की बात करें तो लगातार कहता है कि लिव इन रिलेशनशिप को ही ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, या फिर और भी लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस चीज का कि इसमें लिव इन का ये कर दिया है। और फिर एक तरफ से पार्टी ये कहती है कि ये जो मुस्लिम समुदाय है उनके लिए बनाया गया है, ये सारी चीजें। तो क्या ये सिर्फ प्रचार प्रसार करके मुद्दे से भटकाने की बात हो रही है? किस तरह से सारा ये कर रहे हैं? देखिए, लोगों के भीतर एक सांप्रदायिक पूर्वाग्रह को लगातार बढ़ाने की कोशिश, और वो इस बात पर प्रसन्न रहें कि भाई मुस्लिम समुदाय के खिलाफ तो जम करके कार्रवाई हो रही है, इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, और उसके बाद जब उन पर मार पड़ती है तो तब उनके पास कुछ कहने को बचता नहीं, क्योंकि वो तो खुशी मना चुके हैं एक बार इस कानून की। ऐसा सिर्फ इसी में नहीं हो रहा है, ऐसा जब बुलडोजर चल रहा है तब भी ऐसा हो रहा है कि बुलडोजर जब चलना शुरू हुआ तो अल्पसंख्यकों के ठिकानों पर चला, और उसके बाद पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में भी छोटे छोटे ठेली खोमचों पर भी चला। तो लेकिन तब तक तो कहने की स्थिति न रही। तो समाज को कैसा बनाया जा रहा है? ये किसी स्वस्थ समाज के लक्षण नहीं है कि वो दूसरे का उत्पीड़न होता हुआ देख करके खुश हो। ये बीमारी है, सैडिस्टिक प्लेजर हासिल करना, परपीड़न में सुख प्राप्त करना एक तरह का रोग है, और पूरे समाज को बीमार करके उस पर अपनी मनमानी इच्छाएं, मनमाने कानून थोपे जा रहे हैं। तो ये किया जा रहा है जो कि बहुत ही चिंताजनक है, समाज के तौर पर भी चिंताजनक बात है कि हम ये समझ ही नहीं रहे हैं कि अगर कोई कानून किसी का उत्पीड़न करने के लिए खड़ा होगा तो उससे सुरक्षित हम भी नहीं बचेंगे। सदन में एक और कानून पारित हुआ है, भू कानून। भू कानून की मांग के लिए लगातार जिस तरह से आवाजें उठी, एक बहुत बड़ा आंदोलन जो हमने सड़कों पे देखा, और उत्तराखंड बनने के 25 साल बाद ही लगातार जो ये मूल निवास, भू कानून और इस तरह के आंदोलन सड़कों पर हो रहे हैं, तो वो अपने आप में सोचने भी हैं कि 25 साल में ही दोबारा से फिर ऐसे आंदोलन हम देख रहे हैं। खैर, मैं बात भू कानून की करती हूँ कि भू कानून की मांग उतने हाई लेवल पे मांगी गई, सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर उतरे। उसके बाद जब भू कानून पारित किया गया, उसको पास किया गया, तो भी थोड़ा असमंजस वाली स्थिति नजर आ रही है।
नहीं देखिए, सड़कों पर लोग उतरे और जो लीडरशिप कर रहे थे वो उनकी जो स्थिति थी वो तो इस बात से भी दिखती है कि भाई एक समय हज़ारों लोग दिखाई दे रहे थे और आखिरी प्रदर्शन में विधानसभा के सामने केवल 5, 7, 10 लोग थे, जिस समय ये कानून पास हुआ। और कानूनी जटिलता ऐसी होती है कि जिसको आसानी से पकड़ पाना संभव नहीं होता। तो ये जो प्रचार है, ये प्रचार लंबे अरसे से चल रहा है कि भाई उत्तराखंड मांगे भू कानून। तो असल में इस प्रचार में ही जो गड़बड़ निहित थी कि उत्तराखंड मांगे भू कानून, नहीं भाई, भू कानून तो है, जमीन का कानून है, हम कैसा कानून चाहते हैं ये सवाल था। और ये बात असल में 2018 से थोड़ा सा ज्यादा तेज हुई, बल्कि कहिए तो 21 के बाद उसमें फिर से गति आई। क्योंकि 21 के बाद उसको कोशिश किया गया कि उसमें ये सांप्रदायिक एंगल उसका बढ़ा दिया जाए। तो लेकिन 2018 में असल में जो बदलाव हुआ, तो उस बदलाव ने चिंताजनक स्थिति बना दी। तो असल में इसको समझना ये चाहिए कि हमारे यहाँ जो कानून है जो लागू हुआ, चूंकि हम उत्तर प्रदेश का पार्ट थे, तो यहाँ उस कानून को अंग्रेजी में कहते हैं UPZALR, उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950। तो उसी कानून में संशोधन करके काम चलाया जाता रहा। 2003 में संशोधन हुआ, 2007 में संशोधन हुआ, 2018 में भी उसी में संशोधन हुआ। तो उस कानून में जो प्रावधान है, और 2025 में भी उसी में संशोधन हुआ, कोई नया कानून नहीं बना। जो भी कह रहे हैं कि नया कानून बना, ये बाहर जितने होर्डिंग लगे हुए हैं इनमें से किसी ने देखा नहीं। 19 पन्ने का कोई कानून नहीं होता। यूसीसी आपने बनाया, वो 200 पेज एक्ट है और 200 पेज नियमावली है। पहली बार कोई कानून और उसकी नियमावली उतनी बड़ी है। तो यूसीसी तो ऐसा है। और ये जिसको आप छाती पीट रहे हैं, छाती ठोक रहे हैं अपनी कि हमने वो कानून बना दिया, वो 19 पन्ने हिंदी अंग्रेजी मिला करके, है ना। तो वो कानून नहीं है, वो असल में उसी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में उत्तराखंड में जो संशोधन हुए उनकी श्रृंखला में एक संशोधन है। तो लेकिन वहां तक जाने से पहले 2018 इंपॉर्टेंट है। उससे पहले तो केवल आप रिहायश के लिए कितनी ज़मीन खरीद सकते हैं, आवासीय पर्पस के लिए जो ज़मीन खरीद सकते हैं वो पहले 500 वर्ग मीटर था, फिर 2007 में 250 वर्ग मीटर। ये भी जो पाबंदी थी ये नगर निकायों से बाहर लागू होती थी, शहर के भीतर लागू नहीं होती थी। तो 2018 में जो बदलाव हुआ, असल में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार कानून में एक धारा है 154 में ये उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति के पास 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती। तो उसमें जो संशोधन त्रिवेंद्र रावत जी ने किया, उन्होंने 154 में उन्होंने कहा कि अगर औद्योगिक प्रयोजन के लिए कोई जमीन खरीदे तो तब ये जो भूमि हदबंदी की सीमा है, लैंड सीलिंग की जो ये सीमा है कि इससे ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकेंगे, ये सीमा लागू नहीं होगी। तब कोई कितनी भी जमीन खरीद सकता है औद्योगिक प्रयोजन के लिए, है ना। और दूसरा संशोधन उन्होंने ये किया कि 143 एक होता है 143 में प्रावधान होता है कि कृषि भूमि को अगर आप गैर कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका लैंड कन्वर्जन कराना पड़ता है, लैंड यूज चेंज कराना पड़ता है, भू उपयोग उसका बदलवाना पड़ता है, अकृषि उसको कराना पड़ता है। तो उन्होंने 143 में 143 का जोड़ा और उन्होंने कहा कि अगर आप औद्योगिक प्रयोजन के लिए जमीन खरीदेंगे तो भूमि स्वतः ही अकृषि हो जाएगी, उसको अकृषि कराने की प्रक्रिया में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी से संदेह हुआ कि भाई आप तो एक तरह से जो कानून है, कानून का नाम क्या है, कानून का नाम में पहली बात है जमींदारी विनाश, जमींदारी का खात्मा। तो जमींदारी विनाश कहाँ से आया? जमींदारी विनाश आया आज़ादी के आंदोलन से। आज़ादी के आंदोलन से जो सब कुछ हमने हासिल किया उसमें जमींदारी विनाश भी था। ये प्रावधान भी कि भाई कोई जमींदार नहीं होना चाहिए, बेहिसाब स्वामी का मालिक नहीं होना चाहिए। तो जब 2018 में ये प्रावधान किया गया तो एक तरह से जमींदारी विनाश के पीठ में खंजर भोंका गया, आज़ादी के उस आंदोलन को मिट्टी में दफन कर दिया गया। अब नए कॉरपोरेट जमींदार बनाने का इंतजाम सरकार ने किया। तो ये हुआ। अब ये जो संशोधन किया गया है इसमें उस 154 एक को खत्म करके उसका रास्ता थोड़ा घुमा दिया गया है। घुमावदार ये किया गया जो धामी जी ने किया, वो उन्होंने ये किया कि भाई वो एक तो उसके निर्धारित कर दिया कि वो केवल उधम सिंह नगर और हरिद्वार में लागू होगा, ये सिर्फ उन जगहों पे लागू नहीं होगा। हाँ नहीं, सिर्फ उधम सिंह नगर और हरिद्वार में लागू होगा, है ना, बाकी जगह लागू नहीं होगा। और दूसरा, पहले औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि देने का अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था,
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जाकर के आप जमीन ले सकते थे। अब कंसर्न डिपार्टमेंट होगा, यानी मामला सचिवालय ले आया गया है। तो सब कुछ केंद्रीकरण के दौर में कोई अनोखी बात नहीं है कि सब कुछ सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है, तो वो यहाँ ले आया गया है। तो एक तो पहली बात है कि भाई उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भी क्या जमीनों की लूट होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा उत्पादक कृषि भूमि जहाँ है, सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादन जहाँ हो रहा है, वहाँ आपने ज़मीनों की लूट का खुला इंतजाम कर दिया। एक दूसरा, ये पाबंदी यहाँ मौजूद है कि ये शहरी निकायों के बाहर लागू नहीं होगा, शहरी निकायों के बाहर लागू होगा, यानी शहरी निकायों के भीतर लागू नहीं होगा। तो एक तरह से वो बात जस की तस रही। और दूसरा उसमें जो प्रावधान किया गया, ऐसे ही 3 ही प्रावधान है, इससे ज्यादा नहीं है। तीसरा प्रावधान जो उसमें किया गया वो ये कि एक धारा है 156। तो 156 में उत्तर प्रदेश के कानून में व्यवस्था है कि जमीन लीज पर दी जा सकती है। किसको दी जा सकती है? उत्तर प्रदेश के कानून में लिखा है कि जमीन लीज पर रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हॉर्टिकल्चर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, ऐसे उद्देश्यों के लिए दी जा सकती है। खेती के लिए दी जा सकती है, एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए और एनिमल हस्बेंड्री के लिए, यानी कृषि के लिए, बागवानी के लिए और पशुपालन के लिए रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लीज पर जमीन दी जा सकती है। ठीक है, धामी जी ने जो बदलाव किया, उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हटा दिया और कई सारे और मदों में कई सारे और उद्देश्यों के लिए भूमि को 30 साल तक लीज पर दिया जा सकता है। ये समूचे पहाड़ में होगा, ये प्रावधान उसमें किया गया है। तो एक तरह से ये जमीन की लूट का रास्ता थोड़ा घुमावदार है, सीधा नहीं है, घुमावदार है, लेकिन जमीन की लूट होगी। तो ये तो भू कानून के नाम पर जो हुआ वो किया गया है, वो मजाक है। जितना समय इसमें लगाया गया, आप सोचिए 2021 में पुष्कर सिंह धामी जी ने सुभाष कुमार, जो रिटायर्ड आईएएस थे, मुख्य सचिव रह चुके थे इस राज्य में, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। 2023 में उस कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने के लिए राधा रतूड़ी जी की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनाई और 2025 में ये 19 पन्ने का कानून 2-3 धाराओं में संशोधन वाला वो लेकर के आए हैं। तो इतने में तो पूरा समग्र भू संबंधी कानून बनाया जा सकता था इस राज्य का, जो उन्होंने नहीं किया। और वो ये बड़े बड़े होर्डिंग लगा के काम चला रहे हैं कि सशक्त भू कानून बन गया है। तो ये लोगों की आंख में धूल झोंकना है, एक बात इसका। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जमीन का जो कानून की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे लोग कह रहे हैं साहब जमीन नहीं बिकनी चाहिए, है ना। तो यहाँ तक तो ठीक है, जमीन नहीं बिकनी चाहिए, जमीन की बेतहाशा लूट नहीं होनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई कॉर्पोरेट्स को इस तरह से जमीन लूटने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हालांकि वो कह रहे हैं कि नहीं, जमीन नहीं बिकनी चाहिए, चाहे जो हो, जिसको भी मिले, है ना। अब ये थोड़ा सा अजीब विडंबना है कि हम उत्तराखंडी लोग जो देश और दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं, वो कहें कि कोई बाहर वाला हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। ये विचित्र विडंबना है ना, विचित्र विरोधाभास इसमें है। लेकिन जमीन नहीं बिकनी चाहिए, ये एक पहलू है। इस जमीन का करेंगे क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो नई बात हो रही, जिसको कोई नहीं कर रहा है। तो इतनी गंभीर बात करने की गुंजाइश भी नहीं होती हो हल्ले में, तो इसलिए कोई कर भी नहीं रहा। तो ये बात, लेकिन हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई उस जमीन का करेंगे क्या। उस जमीन को उत्पादक और लाभकारी बनाना पहली शर्त है। अगर आपको पहाड़ को बचाना है, जहां से बड़े पैमाने पर खेती लोग पलायन कर रहे हैं, तो अगर आपको उसको बचाना है तो कृषि भूमि को उत्पादक और लाभकारी बनाए बगैर आप नहीं बचा सकते, है ना। तो पर्वतीय कृषि को उपयोगी लाभकारी बनाना है, तो उसके लिए पहला कदम यह है कि पहले तो बात है कि भूमि बंदोबस्त। अंग्रेजी राज में जो नया कमिश्नर आता था वो एक छोर से जमीन नापता था। हमारे यहाँ आजाद भारत में 19 अंतिम जो भूमि बंदोबस्त हुआ, पहला या एकमात्र भूमि बंदोबस्त हुआ, वो 1958 से 1964 के बीच में हुआ। ये 40 साला भूमि बंदोबस्त था जो 2004 में खत्म हो गया। तो आज के दिन पर हमारे पास जमीन का जो भी रिकॉर्ड है वो 1964 का रिकॉर्ड है। वो 1964 के आधार पर हम बताते हैं। 1964 के उस भूमि बंदोबस्त में कहा गया कि पहाड़ में केवल 9% कृषि भूमि है। 1964 में, आज के दिन पर उसकी क्या हालत है, वो कितनी बची हुई है। तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि भूमि बंदोबस्त नहीं हो रहा। दूसरी बात है, एक हम बात करते रहते हैं, हमारे यहाँ लोग खूब बोलते हैं
कहते साहब हिमाचल जैसा कानून चाहिए, है ना, हिमाचल प्रदेश जैसा कानून होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा कानून? हिमाचल प्रदेश में जिस कानून की आमतौर पर जो लोग बात करते हैं, क्योंकि उनका सरोकार सिर्फ इतना है कि वहाँ जमीन खरीदने बेचने का अधिकार नहीं है, 30 साल अगर आप वहाँ रहते हैं तब जमीन खरीद, तो उस कानून का नाम है हिमाचल प्रदेश टीनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1971। तो लोग उसी कानून की बात करते हैं। उस कानून में ये प्रावधान है कि 30 साल अगर आप वहाँ रहेंगे तब ज़मीन खरीद सकेंगे। उस कानून में ये व्यवस्था है कि भाई आपको दुकान के लिए कितनी ज़मीन चाहिए, मकान के लिए कितनी ज़मीन चाहिए, ये भी प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन उस कानून में एक धारा 118 है जो कहती है कि एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी सोल्ड टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। कृषि भूमि किसी गैर कृषक को नहीं बेची जा सकती, किसी सूरत में नहीं बेची जा सकती, वो हिमाचल का हो, उसमें बाहर भीतर का कोई मतलब नहीं है, वो कोई भी हो, वो कोई हो, हिमाचल का रहने वाला हो, हिमाचल से बाहर का हो, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी सोल्ड टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट, है ना। तो ये एक बात है। लेकिन इससे पहले की बात जो हिमाचल प्रदेश में हुई, तो उन्होंने ये 71 में ये कानून बनाने पहले 1968 में एक लैंड रूल्स बनाए जिनका नाम है नॉर्थोल्ड लैंड रूल्स 1968। वो क्या है? वो भूमिहीनों को जमीन देने का कानून है कि सरकार की जो बेनाब बंजर जमीनें होंगी वो भूमिहीनों में वितरित की जाएंगी, उनको उपजाऊ बनाने का काम फिर उनके जरिए लिया जाएगा। तो ये 1968 में हुआ, है ना। तो यहाँ उत्तराखंड में भी बड़े पैमाने पर भूमिहीन कौन है? दलित लोग हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भी दलित हैं जो भूमिहीन है, तो उनको भूमि दिए जाने की जरूरत यहाँ भी है। तो हिमाचल की बात करनी तो यहाँ से करनी होगी। तो ये हुआ। और उसके बाद हिमाचल ने क्या किया? उसके बाद हिमाचल प्रदेश ने लैंड कंसोलिडेशन का कानून बनाया 1971 में। लैंड कंसोलिडेशन यानी चकबंदी, है ना। तो लैंड कंसोलिडेशन का कानून 1971 में बना, फिर 71 में ही हिमाचल प्रदेश टीनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट बना। तो एक तरह से इसको ऐसे देख सकते हैं कि पहले भूमिहीनों को जमीन दिया, फिर चकबंदी कराया। एक हिस्से की चकबंदी होगी और एक हिस्सा भूमिहीन होगा, ऐसे चलेगा नहीं, है ना। वो बहुत आपको कोई फ्रूटफुल नहीं होगी वो एक्सरसाइज। तो असल में ये समग्रता में इसको देखने की जरूरत है। समग्र रूप से कृषि भूमि के संरक्षण का कानून बनाना, भूमि बंदोबस्त करना और नए सिरे से भूमि का वितरण करना, भूमि उपयोगी बने, कृषि भूमि लाभकारी बने। वरना तो विडंबना देखिए आप क्या है, विडंबना ये है कि पूरी दुनिया में ये होड़ है कि कौन कितना जमीन कब्जा कर सकता है। बिल्कुल, पूरी दुनिया में ये होड़, लगातार जमीनें बढ़ रही है। ये क्योंकि जमीन असल में ऐसा संसाधन है जिसको आप बना नहीं सकते, जिसको आप नया निर्माण नहीं कर सकते, उसका आप नष्ट कर सकते, बर्बाद कर सकते। लेकिन उसके पैरेलली उत्तराखंड में देखिए तो हमारे यहाँ ये होड़ है कि भाई कौन कितना जमीन बंजर कर सकता है। तो ये होड़ क्यों है? क्योंकि लोगों को जमीन में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा, लोगों को जमीन में कोई आस, कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, है ना। तो देहरादून में और दिल्ली में रह करके हम कहेंगे कि भू कानून होना चाहिए, हम कहेंगे कि जमीन नहीं बिकनी चाहिए, लोगों को अपनी खेती बंजर नहीं करनी चाहिए। तो पलायन असल में देखिए, पलायन कोई सोशल समस्या नहीं है, सामाजिक समस्या नहीं, पलायन नीति जनित समस्या है, नीतिहीनता के जरिए पैदा हुई समस्या। नीतियों ने उपेक्षा की उस पूरे पर्वतीय हिस्से की और इसके चलते वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। तो इस बात को समझना, इसके सारे डायमेंशंस को एक साथ समझना ये जरूरी है। मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर हम किसी के जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि भाई हिमाचल जैसा सशक्त भू कानून, तो वो मांग करने से पहले हमें खुद ये समझना होगा कि कहाँ से शुरुआत करनी है और असल में मांग किन चीजों की करनी है। सर, पूरी चर्चा जो हमारी रही, इस चर्चा को विराम देने से पहले एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। सवाल ये है कि हम हमेशा सवाल उठाते हैं, कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो या कोई भी आंदोलनकारी हो, हम सिर्फ सवाल उठाते हैं कि ये नहीं हुआ है या ये होना चाहिए था या ये करना है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने विचारधारा से किस तरह से लोगों को खुद से जोड़ सकते हैं, या आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में किस तरह की विचारधारा होनी चाहिए जिससे कि लोग असल में उस रास्ते पे चल पाए जिससे वो अपना भला और बुरा पहचान पाए? देखिए, ये तो एक बात है कि भाई विपक्ष में लोग रहेंगे तो वो सवाल ही उठा पाएंगे, सड़क पर रहेंगे तो सवाल ही उठा पाएंगे। लेकिन मैंने इतनी देर आपसे बात की तो मैंने सिर्फ सवाल नहीं उठाए, मैंने उनके जवाब भी बताए कि जवाब कहाँ कहाँ मौजूद है, या जवाब में कहाँ कहाँ क्या क्या हमको करना है। जमीन के सिलसिले में भी जो बात हमने कही, तो असल में तो लोगों को उनके जीवन से जुड़े हुए सवालों पर खड़ा करना
और उनकी ज़िंदगी के सवालों का हल कैसे संभव होगा, इसके साथ लोगों को लेकर के आना और ये भी एहसास कराना कि आज के दिन पर जो उनके साथ हो रहा है, वो दिख भले ही उनके पक्ष में रहा हो, लेकिन उनके पक्ष में नहीं है, बल्कि उनको सिलसिलेवार तरीके से ठगा, छला और लूटा जा रहा है। तो ये एहसास लोगों को होगा, उन तक ये बात पहुँचेगी, उनको ये बात समझ में आएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि स्थितियाँ फिर बदलेंगी भी और लोग मजबूती के साथ अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए खड़े भी होंगे। तो सर अभी आपको लगता है कि ये लड़ाई और लंबी चलने वाली है? ज़ाहिर-सी बात है कि लड़ाई लंबी है, जटिल है, कठिन है, लेकिन लड़ाई के ज़रिए ही लड़ करके ही, संघर्ष करके ही जीतने का रास्ता खुलता है। ये ज़रूर बात है कि लड़ाई में हारने का रिस्क होता है, हुँ, हार जाने का रिस्क हमेशा मौजूद है लड़ाई में, लेकिन जीतने का रास्ता भी बिना लड़े नहीं खुलेगा, बिना संघर्ष के जीत का रास्ता नहीं खुलेगा, वो तो संघर्ष के ज़रिए ही आएगा। बिल्कुल। और सर आज के इस कार्यक्रम में, इस पूरी चर्चा में बहुत सारी बातें ऐसी रही हैं जो जिनको मैं भी बहुत अच्छे तरीके से अब समझ पाई हूँ। क्योंकि माँग हमेशा उठती है, बात हमेशा की जाती है। अगर मैं सबसे पहले बात वामपंथ की करूँ, तो मैं कह रही हूँ ना कि मैंने जब इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मेरे को भी आधी-आधी चीज़ें ही पता थी। लेकिन जब उसको वाक़ई में जाना है तो ये समझ में आया कि हाँ, अगर हम किसी सही रास्ते पे चलना चाहते हैं तो हमारे पास एक सही विचारधारा का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और सर मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद थी इस कार्यक्रम में इंद्रेश मैखुरी जी, जिनसे हमने कई सारी बातें की और कई सारे मुद्दों को बहुत ही डीप तरीके से जाना भी है। ऐसे ही और प्रोग्राम को लेकर मैं जल्द ही मौजूद होंगी। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बाकी प्रोग्राम के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आईटीजी टॉक्स। धन्यवाद।